अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये हमारा आज जो 22nd लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 का, हम डिस्कस करते हैं इसको। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस, जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई वो बेटा अटेंडेंस लगा लें, ठीक है। और जिनकी अटेंडेंस होगी वो दोबारा ना लगाएं और अपने कैमरास ऑफ रखें और बातें भी नहीं करें, ठीक है। लेक्चर गौर से सुन लें। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो था फेरेडेज लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जनरेटर्स एंड मोटर्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा मैं इसको कुछ चीजें रिपीट कर दूंगा। आई थिंक सब ने ज्वाइन कर लिया हो, मे बी कुछ देर बाद जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा था मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जनरेटर्स एंड मोटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद है एडी करंट्स। एडी करंट्स मतलब एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे आप लोग मुझे एक असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है, सिर्फ एडी करंट्स पे, ठीक है। और वही चीजें आपने अंडरस्टैंड करके लिखनी है जो बुक में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, हम बेटा ये डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच्चों ने तो ये कर लिया था, ज्यादातर बच्चों ने ये कर लिया था, लेक्चर सुन लिया था। जिन बच्चों ने नहीं सुना मैं उनके लिए ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम जनरेटर्स एंड मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरेटर होते क्या है, मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर डिवाइसेस दैट टेक इन एनर्जी बाय वर्क एंड ट्रांसफर इट आउट बाय इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। क्या मतलब कि ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल वर्क को चेंज कर दे, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। अब हमें ये देखना है बेटा कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। मैं मजीद इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो एनीवे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब कंडक्टर मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है उस कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक साथ एक सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, या ये कह लें कि अपोजिट चार्जेस अपोजिट फेसेस के ऊपर अकोमोडेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और ये इकट्ठे क्यों होते हैं? ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्जेस मूव करते हैं उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। वो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ चार्जेस ऑन द opposite surfaces, opposite faces of that conductor, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा है कि फैराडेज लॉ से कि ईएमएफ इंड्यूस दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। फाई फिर आगे हमने पढ़ा था कि ये कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये हम आज भी पढ़ेंगे, आज भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बराबर है। फिर हमने ये देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। बेटा ये डिपेंड हम इसी फार्मूला से देख सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अगर चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर चेंज आ गए एरिया ऑफ द लोप के एरिया में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गई। अगर थीटा में चेंज आ जाए तो भी हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गई। हाँ, इन तीनों में से किसी दो के कॉम्बिनेशन में भी चेंज आ जाए तो भी हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गई। हाँ, मैं हर दफा कह रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगी इन फैक्टर्स में चेंज की वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आती है तो हम कहते हैं कि जिस लूप में से हम फ्लक्स देख रहे हैं उस कनेक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। हम जिस तरह कह रहे हैं ना, ये चार्जेस अकोमोडेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस एक सतह पे आ गए, नेगेटिव चार्जेस दूसरी सतह पे आ गए, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया। जब जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस है क्लोज्ड सर्किट में, तो फिर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा,
ठीक है, यही यही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है जनरेटर का, इसी पे जनरेटर भी काम करते हैं। ये मिसाल दी हुई है, मिसाल इस तरह हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब वो जो एंगल था, दैट एंगल वाज बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। तो हम कहेंगे कि ये थीटा वो एंगल है। आगे मैंने ये बेटा बताया था कि हम सपोज करेंगे जहां पे एक रेक्टेंगुलर लूप, ये लूप है जो कि ऑफ वाइट रंग में दिखाया गया, सिल्वर कलर में दिखाया गया, और ये लूप को हम क्या करेंगे, मैकेनिकली रोटेट करेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये एन और एस पोल्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेशन के साथ साथ क्या होगा भला, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप चेंज होगा टाइम के साथ। जब चेंज होगा तो हम कहेंगे कि इस लूप में मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगा। उस करंट के इंड्यूस होने की वजह से ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अब ये बल्ब कैसे रोशन होगा, ये रिंग, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसके रेक्टेंगुलर लूप की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, उसको रोटेट करने के लिए इसका एक एंड एक स्प्रिंग के साथ, स्लिप स्प्रिंग इसे कहा हुआ है, स्लिप रिंग कहा हुआ है, सॉरी स्लिप रिंग के साथ एक एंड अटैच है, दूसरा एंड दूसरा जो स्लिप रिंग है वो दूसरे एंड के साथ अटैच है। उसके ऊपर ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश इस रिंग के ऊपर स्लिप हो रहे हैं, मतलब ब्रश मूव नहीं कर रहा है, इसके साथ जस्ट टच हो रहा है, ठीक है। और ये जब कॉइल मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम कॉइल की तरफ जा रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर लूप जब रोटेट करेगा तो ये रिंग भी रोटेट होंगे। जब इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा, वही करंट इन रिंग्स में भी फ्लो करेगा, ठीक हो गया। तो आगे इस सर्किट को कंप्लीट किया हुआ थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, और थ्रू अ बल्ब की जगह पे हम कोई रजिस्टर भी हमने लास्ट टाइम लगाया था, रजिस्टर लगा के भी हम देखा जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो करंट जनरेट होगा दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, फिर ये अभी अगली स्लाइड पे फिर बताऊंगा व्हाई दिस इज साइनोसाइडल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वो बातें जो मैंने अभी की हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये जो चेंजेस हैं, ये क्यों जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आती है वो कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है या उस लूप में से फिर करंट फ्लो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक लूप है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे एक लूप की। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब n नंबर ऑफ लूप्स, सच लूप्स हो, तो हम इसको फिर एक कॉइल भी कह सकते हैं। हाँ, जब कॉइल रोटेट करेगी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो n टाइम हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत ज्यादा जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी अगर ये कॉइल हो ना। जितनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा करंट जो है वो इंड्यूस होगा। तो हम उतना ज्यादा वो चार्ज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, और इस तरह फिर हमारा क्या होगा, हम क्या कहते हैं, हम मैकेनिकल वर्क जो है वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेटा ये अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है, और उसका जो नॉर्मल उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा ये डॉटेड लाइन एंड दिस इज थीटा एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बेटा मैं बताता हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था कि किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू बी कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा को हम सिंपल रिलेशन है, एक थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं पुट करूं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू बी कोसाइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब अच्छा,
अच्छा, उसके बाद मैं ये कहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस हमारे सेटअप को ऐसे सेट करता हूँ कि जब टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट दैट टाइम थीटा भी जीरो हो। मतलब हमारा जो 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 हमारा है प्लेन, परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, या ये कह लें कि नॉर्मल टू द प्लेन जो है, दैट इज अलाइंड अकॉर्डिंग टू द इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम कहेंगे कि दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब थीटा जीरो होगा, थीटा जब जीरो होगा तो हम कहेंगे कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं थीटा, थीटा एंगल जो है ये किस किस के बीच में है, मैं पिछली स्लाइड पे जाके आपको बताता हूँ कि थीटा है नॉर्मल। हाँ, ये रेक्टेंगुलर लूप जब इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी इस लूप के प्ले इस लूप के नॉर्मल नॉर्मल के साथ पैरेलल हो जाएंगे, मतलब एंगल जीरो बनेगा और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होंगी। ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या कहेंगे हम, वहां पे मैक्सिमम जो है वो इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बात की कि जो ईएमएफ इंड्यूस है दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी ओवर डी। ठीक है, बराबर तो फाइव बी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगाई है। तो हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास फाइनली आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा बेटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। ये रिजल्ट हमें ये शो कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है दैट ये डिपेंड कर रही है किस साइन के फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि ईएमएफ वेरीज साइनोसाइडली विद टाइम, जिस तरह ये प्लॉट किया हुआ है। ठीक है। अब ये साइनोसाइडल फंक्शन की आपको समझ आ गई। अच्छा, इक्वेशन 1 ये भी इक्वेशन 1 से हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस जो है उस वक्त होगी जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ कि जब 90 होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम पाई बाय टू यहाँ पे होता है ना, पाई बाय टू के ऊपर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। मजीद इसके बारे में आप वेव्स एंड ऑसिलेशन के कोर्स पढ़ रहे हैं, वहां पे आप देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये बेटा बताया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से एसी करंट जो जनरेट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में 60 हर्ट्ज है, हमारे पाकिस्तान में जो है ये 50 हर्ट्ज हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे डिवाइसेस जो है वो 50 हर्ट्ज पे हैं। ठीक, चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है बेटा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या चीज है? द कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर आर सेम एज दोज ऑफ द एसी जनरेटर। एसी जनरेटर और जो डीसी जनरेटर है उनके कंपोनेंट सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो क्या है? वो डिफरेंस बेटा वहां पे हम यूज कर रहे थे स्लिप रिंग, यहाँ पे हम करेंगे स्प्लिट रिंग। मतलब वो रिंग टूटा हुआ है, मतलब वहां पे कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस तरह का रिंग है। रिंग का चलिए ऐसे हम कह लेते हैं हाफ रिंग जो है ये भी मेटालिक है, ये भी कंडक्टिंग रिंग है।